अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके इस खिदमत में हाजिर हैं। आज हम चैप्टर नंबर 19 की आखिरी एक्सरसाइज 19.6 की आखिरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसको हमने ब्रेक कर करके बनाया ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करेंगे। ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ हम कर रहे हैं क्योंकि उसमें पूरा कोर्स कवर होता है एक ही किताब में। तो जैसे जैसे हम वो किताब पूरी कर लेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 22 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 22 जो है वो सारे उसके जो पार्ट हैं ए और बी वो पहले भी आ चुके हैं तो वो मैं नहीं करा रहा। पार्ट सी नया है तो वो मैं करवा देता हूँ। पार्ट सी से शुरू करते हैं। तो लेट्स सी द सी। अब सवाल में क्या कह रहे हैं, मैंने कुछ डायग्राम बनाई है। एक एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और एक ट्राइंगल है पी क्यू एस, यूं कर लेते हैं पी क्यू एस। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स के बारे में बता रहे हैं कि ये सिमिलर हैं। बस में जो ट्रिक है वो ये है कि कौन सा एंगल किससे सिमिलर है भाई। तो P तो इसका भी P है और ये भी P है। अगर इसको P लेते हैं तो ये तो सेम ही है। साथ में उन्होंने बताया कि दूसरा एंगल छोटे वाले का PQR और बड़े वाले का PSQ सेम है एंगल। तो PQR तो ये बनता है जबकि PSQ ये बनता है। इसका मतलब है कि ये कोना और ये कोना सेम है तो ये कोना और ये कोना सेम है। तो आपको ट्राइंगल को ऐसे फ्लिप करना पड़ेगा। बस इससे पता चला हमें कि P तो P दोनों ही P हैं, दोनों सेम है जी। क्योंकि PQR इन्होंने लिखा PQR बराबर है PSQ के। PSQ ये रहा। जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो ट्राइंगल को हमें यूं 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 लाना पड़ेगा कि ये कोना वहीं जमा रहे, ये कोना इसके जैसा आ जाए और ये क्यू हमारा ऊपर चला जाए। तो ये देखिए मैंने ऐसा कर दिया। ये छोटा ट्राइंगल है, ये रहा P, ये रहा P, ये रहा R, ये रहा R, ये रहा Q, ये रहा Q। ठीक है, इसमें कोई मसला है? छोटे ट्राइंगल का ये रहा 18, ये रहा 18। छोटे ट्राइंगल का ये रहा 14, ये रहा 14। सही है। ये रहा बड़ा ट्राइंगल, ये रहा P, ये रहा P, ये रहा S, ये रहा S। ऐसे घुमाया हमने। ये रहा Q, ये रहा Q। ठीक है, वो ऐसा हमने क्यों किया? ताकि जो सिमिलर चीजें हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। दोनों का P तो P है, P उसमें भी P है, इसमें भी P है, इसलिए P एंगल दोनों का सेम हो गया। ये PQR और PSQ भी सेम है क्योंकि ये एक सवाल में गिवन है। ये P इसलिए सेम है कि ये एक ही एंगल की बात हो रही है। दीज आर द सेम एंगल्स, एंगल P हेयर एंड एंगल P देयर। दीज आर द सेम एंगल। ये एंगल इस एंगल से सेम है, ये एंगल इस एंगल से सेम है। ये सवाल में गिवन है। और जब ये सिमिलर ट्राइंगल है तो फिर ये एंगल इस एंगल से सेम होगा ऑटोमेटिकली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ खाली। ठीक है, ये करना इसलिए ज़रूरी था मेरे बच्चों क्योंकि देखें S और Q के बीच में जो लाइन है वो 21 है। वो कहाँ है? वो ये रही। S और Q के बीच में जो लाइन है वो 21 है। बड़े ट्रायंगल में कुछ और पता है हमें, बड़े ट्रायंगल में अभी कुछ और नहीं पता हमें। हाँ, P और Q के दरमियान 18 है तो P और Q के दरमियान 18 है, ये पता है हमें। वो यहाँ भी पता है, वो यहाँ भी पता है, एक ही बात है। पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे हैं कि PR मालूम करो और RS मालूम करो। RS इन दोनों में अलग से नजर नहीं आ रही, RS ये रही। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मालूम कर लेते हैं। मालूम करने का तरीका क्या है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं उसका रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो कोई एक साइड ऐसी ज़रूर होगी जो दोनों मालूम होंगी हमें, इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की। वो ये वाली साइड है। इधर वो साइड 21 है तो इधर वो साइड 14 है। इसीलिए ट्राइंगल को सही शक्ल पे रखना ज़रूरी था कि कौन सी साइड को किससे कंपेयर करने जा रहे हैं। तो इस साइड को इस साइड से कंपेयर करने जा रहे हैं तभी ये सही सेट हो रहा है। क्योंकि ये एंगल लेफ्ट पे था, ये एंगल भी हमने लेफ्ट पे ले लिया, P और P सेम हो गया। ये दोनों सेम थे, दोनों राइट पे ले लिए। इस तरह से एंगल की जो ट्राइंगल की फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी इसमें कि किस शक्ल में ट्राइंगल को कंपेयर किया जाएगा। अब 14 और 21 बराबर हैं तो 14 और 21 सिमिलर हैं तो रेशो क्या बनेगा? मालूम क्या करना है हमें? ये वाला मालूम करना है।
तो जिसका मालूम करना होता है उसके ऊपर रख लेते हैं। 14/21 का रेशो है। साइड ए अपॉन साइड बी, साइड ए अपॉन साइड ए डैश, साइड बी अपॉन साइड बी डैश, साइड सी अपॉन साइड सी डैश, सब बराबर होता है। यही सीखा है ना हमने कि इस साइड को डिवाइड बाय इस साइड करेंगे तो वही आंसर आएगा जो इस साइड को डिवाइड बाय इस साइड का क्या आता है, वो भी वही आंसर आएगा जो इस साइड को डिवाइड बाय इस साइड का क्या आता है। चाहे इसको ऊपर रख के इसको नीचे रख दें, इसको ऊपर रख के इसको नीचे रख दें, बात एक ही है, आएगी। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि मालूम कौन सा वाला करना है। ठीक है, जो साइड मालूम करनी होगी उसको हम ऊपर रखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने रेशो निकाला 14/21, कितना बना ये 2/3। इसको मालूम करना है, ये मालूम है, ये मालूम है, इसको मालूम करना है। तो इसके मुकाबले में छोटा होगा ना, ये भी एक ट्रिक है मालूम पता करने की कि 3/2 लें या 2/3 लें, यानी 21/14 निकालें या 14/21 निकालें, एक ही बात है। जब बड़े वाला मालूम है और उससे छोटा वाला मालूम करना है तो छोटा वाला ऊपर जाएगा, बड़ा वाला नीचे जाएगा। बड़े को छोटा करना है ना, सोचे ना, बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर मैंने इसको 21/14 लेता तो ये 3/2 आ जाता, 3/2 को 18 से मल्टीप्लाई करता और बड़ा आंसर आता। तो क्या ये साइड इससे बड़ी है? नहीं, छोटी है। तो फिर हमें ये वाला लेना चाहिए 14/21, 2/3। अब ये 18 है तो ये कितना होगा, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 18, 6 2 12। तो ये तो पता चल गया, ये 12 होगी। यहाँ पे लिखते हैं PR is 12, PR is 12। अच्छा, अब इधर क्या हुआ, हमें PS मालूम हो सकती है। कैसे? ये 18 है तो ये कितनी है, छोटे से बड़ा। तो अब हम लेंगे 21/14 वाला रेशो, यानी 3/2। 3/2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27। तो ये PS 27 होगी। PS यहाँ कहाँ है, PS ये पूरा का पूरा 27 है। तो ये आधा कितना बचा, 15। यही दो आंसर हैं जो पूछा है इन्होंने, 12 और 15। खत्म। अच्छा जी, अगला सवाल तो हमारे जो बैठे बच्चे हैं वही करेंगे, मैं तो नहीं करके दे रहा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक डायग्राम है, उसमें शेडेड एरिया दिया हुआ है, शेडेड एरिया की डिग्रीज बताई हुई हैं, वो हैं 140। देख लें भाई सब लोग, शाबाश। इस पे बोल रहे हैं कि जो शेडेड एरिया है उसका एरिया मालूम कर दो, कितना बच्चों का सवाल है। और जो अनशेडेड एरिया है इसका पेरीमीटर मालूम कर दो। तो ये आप शाबाश खुद से करें, ये सवाल तो मुझे नहीं कराना चाहिए, तो बहुत बुरी बात होगी अगर मैंने कराया तो। जब तक बच्चे कर रहे हैं तक मैं चुपके से इसका आंसर जो है वो निकाल के आपको दिखा देता हूँ, बाकी बच्चे क्लास वाले कर रहे हैं तो जाहिर है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर है ना, तो 64 × 3.142। अब ज़ाहिर है ये आंसर है, इसको 140 डिग्री है तो पूरा एरिया नहीं चाहिए हमें। चुपके चुपके मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा गौर से ना सुने, मेरी क्लास के बच्चे। ठीक है ना, ऑनलाइन बच्चों प्यारे प्यारे, ये बात समझ में आ गई ना कि हमें इतने % ही चाहिए। ठीक है, अच्छा। और इन क्लास बच्चों को भी समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। और अनशेडेड एरिया का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फार्मूला is equals to 2 × 3.142 × 8। ये आप निकाल लें, ये टोटल सर्कमफेरेंस आ गया 2πr से। अब जो अनशेडेड एरिया की डिग्रीज बची हैं वो 140 में से 360 में से 140 माइनस कर दें, 220 बचती हैं। देखें ये आ गया बाहर बाहर का पेरीमीटर 220 डिग्री का। अब हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे यानी इन क्लास वाले बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि बुक में तो ये आंसर नहीं आ रहा, और बुक में आंसर इसलिए नहीं आ रहा कि इस रीजन का मालूम करना है। भाई मैंने 50.22272 को ऐसे 50 ले लिया था, तो एक्चुअली भाई पेरीमीटर मालूम करना है। तो इसमें इस पेरीमीटर में आप लोग देखिए ना, ये भी तो है पेरीमीटर में। ओहो, अब सबको समझ में आ गई बात। अरे भाई क्या बात है, मेरा आंसर सही आ गया है ना भाई, सबका अब सही आ गया।
अब मेरा 46.5 इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पे 272 नहीं लिया था, तो अगर मैं ये ले लेता तो ये 46 पॉइंट्स और थोड़ा करीब आ जाता है बुक के आंसर से। ठीक है, आगे चलते हैं। चूंकि सबने सवाल सॉल्व कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 24 भी आप लोग पूरा खुद करेंगे। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। सवाल ये है कि एक कोण ये है जिस जिस कोण को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, बीच में से काट दिया गया है। तो पूछ रहे हैं कि बताइए कि दोनों कोनों की लंबाइयां दी हुई हैं और पूछ रहे हैं कि इनके डायमीटर्स रेडियस नहीं डायमीटर्स, इसके डायमीटर ऑफ द एक्स और सी, इसका डायमीटर और इसके डायमीटर में क्या रेशो होगा। ये पूछ रहे हैं कि इस सरफेस एरिया में और इस सरफेस एरिया में क्या रेशो होगा। फिर पूछ रहे हैं कि इस पूरी कोन के वॉल्यूम में और इस पूरी कोन के वॉल्यूम में क्या रेशो होगा। ये सवाल आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। चलें 2 सेकंड में तो कर ही लेंगे। देखिए जी, रेशोज दिए हुए इन्होंने, जब लेंथ दो दी हुई हैं एक जैसी जगह की और सिमिलर हैं दोनों, तो फिर आपने कहा कि रेशो ऑफ लेंथ इज 3:5। जब 3:5 एक्स और सी का है लेंथ का रेशो, तो चाहे डायमीटर भी एक लेंथ है और भी कोई लेंथ ले लें, सारी लेंथ का रेशो वही रहेगा। और जब लेंथ का रेशो ये होता है तो एरिया का रेशो जो है वो रेशोज का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज़ 9:25। और अगर इसी का वॉल्यूम निकालना होता तो 3 का क्यूब हो जाता। तो 3 क्यूब वुड बी 3 क्यूब वर्सेस 5 क्यूब वुड बी 9 कह रहा हूँ 27 रेशो 125। लेकिन ये जो एरिया का इन्होंने दिया है वो एक्स और सी का दिया है, लेकिन वॉल्यूम एक्स और वाई का दिया है। तो पहले एक्स और वाई की लेंथ का रेशो निकालें। 5:2 है। ठीक है, 5:2 है। तो इसको ज़रा देख लें आप। तो बच्चों को मैं समझा रहा था कि जब आपने डायमीटर, जी हम आपको समझा रहे थे कि आप जब लेंथ हमने ले ली कि लेंथ टू लेंथ रेशो 5:3 या 3:5 था, तो एरिया टू एरिया रेशो इसका स्क्वायर होगा। वॉल्यूम टू वॉल्यूम मैंने बताया कि अगर इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कंपेयर कर रहे होते तो 3:5 से ही 27:125 हो जाता। लेकिन कंपेयर करवा रहे हैं हम इन दोनों का रेशो, तो पहले आपको वॉल्यूम तो मालूम हो इसका कितना है। तो एक्चुअली दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द होल एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन। तो ये जो वॉल्यूम था ये बड़ी कोन का था, ये जो वॉल्यूम था वो छोटी कोन का था। और ये जो फ्रस्ट्रम बचा है इसका वॉल्यूम कैसे होगा, तो बड़ी कोन में से छोटी कोन को माइनस कर दें तो फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम आ जाएगा। तो फिर आपका जो रेशो बचेगा वो 27:98 बचेगा। तो दोनों सवाल हो गए। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखें तो आसान क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने एक कंटेनर दिया हुआ है जिसको कह रहे हैं कि पानी का कंटेनर समझ लीजिए, वाटर टैंक है, जिसका कि शेप इस तरह से ऊपर से हेमिस्फेयर है और नीचे से सिलेंड्रिकल है। तो इसमें पार्ट ए में तो टोटल सरफेस एरिया मालूम कर रहे हैं। तो स्फेयर का सरफेस एरिया निकाल लें हम, अगर सॉरी जी, अगर हम स्फेयर का सरफेस एरिया निकाल लें जो कि दिया हुआ है सवाल में, और उसको आधा कर दें तो हेमिस्फेयर के बाहर बाहर का सरफेस एरिया आ जाएगा। अच्छा, नॉर्मली जब हम ये काम करते हैं कि स्फेयर को हाफ करते हैं तो उस सूरत में हमें पता है कि सरफेस एरिया कुछ बढ़ता भी है, क्योंकि वो लेमन की तरह से एक बन जाता है ना। तो ये भी तो सरफेस एरिया इसका जो इसका एक फेस बनता है ये भी तो एक ऐड होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये हॉलो है और ये तो बंद है ना इस तरह से, तो ऊपर ही ऊपर का सरफेस एरिया चाहिए भी था हमें। तो इसलिए इसको डिवाइड बाय 2 करके आंसर ठीक आ जाएगा इस जगह का सरफेस एरिया। और बॉटम का सरफेस एरिया जो है वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर से, जो कि सर्कल का सरफेस एरिया है। और इसको जो है वो आप समझ लेंगे कि एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल, इसको जब आप काट के खोलेंगे इधर से उधर से तो एक लंबा सा रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी हाइट 70 होगी और इसकी लंबाई कितनी होगी जो कि इसका सरकमफेरेंस है। तो 2 पाई आर से ये निकल जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं खाली आर से। तो यूँ हमारे पास तीन तरह से आएंगी, तीन कैलकुलेशन आएंगी। एक 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ करके आएगी, एक पाई आर स्क्वायर से आएगी और एक 70 इंटू 2 पाई आर करके आएगी। ये कैलकुलेशन मैंने कर ली थी आप लोगों की आसानी के लिए।
तो ये मौजूद हैं तीनों कैलकुलेशंस, चेक कर लीजिए, आपकी भी यही आ रही है। जब इनको सम करेंगे आप तो 21.21681.8 आ रहा है विच इज़ 21700 टू द नियरेस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यही आंसर बुक में भी है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में कह रहे हैं कि अब पानी का ये टैंक जो है ये फुल हो गया, ठीक है। जब ये पानी का टैंक फुल हो गया है तो बताइए कितना लीटर पानी आएगा। ये बहुत आसान है। वॉल्यूम का इस इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, जो आपकी हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है उससे निकल आएगा कि आप पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया है थोड़ी, सॉरी ये तो नीचे वाला है ना, 4/3 पाई आर क्यूब से निकालेंगे, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जो आंसर है आपका इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और इसका वॉल्यूम तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर से आपको ये सरफेस एरिया पता चलेगा नीचे का। इसको जब मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम से करेंगे, हाइट से करेंगे, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इन दोनों का जो वॉल्यूम है उसको ऐड कर दीजिएगा, तो ये हमें पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम है। वो मैंने निकाला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वॉल्यूम है, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया मैंने, तो आंसर जो है वो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू मिली लीटर, तो वो 2544500 मिलीलीटर, और मिलीलीटर को लीटर में करेंगे तो 254.5 या 255 मिली लीटर्स आ जाएगा आंसर। तो ये पार्ट भी हो गया। लास्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि अगर ये वाटर टैंक में से पानी ड्रेन होता है 3 लीटर पर सेकंड में, तो जो हमने लीटर निकाले थे वो 255 निकाले थे। 255 लीटर्स अगर हर 1 सेकंड में 3 लीटर ड्रेन हो रहा है तो डिवाइड करके निकाल लें, तो ये आंसर आपका आ जाएगा तकरीबन 85 सेकेंड्स लगेंगे पूरे टैंक को खाली होने में, विच इज़ 1 मिनट। 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है, एंड 25 सेकेंड 1 मिनट एंड 25 सेकेंड्स। तो ये हो गया, और कुछ इसमें बाकी है। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 जो है, पार्ट 3, वो एक अलग सवाल है, ये देख लेते हैं। अब देखिए एक और इन्होंने इससे इसी से अटैच किया है कि ये जो पानी इसमें से निकलता है, विच वॉज हाउ मच 255 लीटर्स। तो 255 लीटर्स वॉज इक्वल्स टू, याद है आपको, टू, अच्छा ये जो दिया हुआ है इन्होंने किस में दिया हुआ है, मीटर्स में, ओके। 255 लीटर वॉज इक्वल्स टू 255 कहें तो 00 मिलीलीटर, इसी से हमने निकाला था, यही था ना 255,000 ml। तो ये हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कितना हमने निकाला था, 255 या 254 ऐसा कुछ था जब हमने पॉइंट समथिंग था ना। अच्छा, तो अब पूछ रहे हैं कि ये पूरा जो कंटेनर है फिल हो जाता है इस पानी से, जो पानी का वॉल्यूम ये मौजूद है। तो अब ये बताना है कि ये एक ट्रपीजियम का शेप है जिसकी ये साइड्स अपोजिट जो है पैरेलल हैं। पैरेलल साइड चाहिए होती हैं ट्रपीजियम की हमें, और उनके दरमियान का डिस्टेंस यानी हाइट चाहिए होता है, पूरा दे दिया इन्होंने। तो अब ये इसका वॉल्यूम कितना है, ये हमें पता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, क्यों, क्योंकि इसमें ये पानी आता है, तो यही इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ट्रिपीजियम टाइप प्रिज्म का, कि उसकी सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी लेंथ से। तो सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। वॉल्यूम पता है, सरफेस एरिया पता है, तो लेंथ निकालना क्या मुश्किल है, तो ये तो 1 मिनट पर निकल जाएगी। तो इस केस में जब हमें ये पता है कि वॉल्यूम कितना था, विच इज़ 25500 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम जो लेंस लेंगे ना, लेंस भी सेंटीमीटर में लेंगे ताकि फिर हम सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कंपेयर कर सकें, तो 60 40 और 30 हो जाएगा। ये रहा फार्मूला। सरफेस एरिया ऑफ द ट्रपीजियम ऐसे निकल आएगा 1/260 + 40 × 30। लेंथ हमें मालूम नहीं है, वॉल्यूम हमें पता है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1500 निकलेगा, 1500 दे जाएगा, तो लेंथ आ जाएगी आपके पास, विच इज़ 170 सेंटीमीटर या 1.7 मीटर। तो जनाब ये भी आसानी से हमने कंप्लीट कर लिया। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कंपोस्ट जो कि खाद होती है उससे मुख्तलिफ चीज़ें मिलके बनती हैं, तो वो 3 पार्ट से बनती है। सॉइल, 3 पार्ट सॉइल होता है उसमें, 2 पार्ट सैंड होती है, 1 पार्ट पीट होता है। तो आप पूछ रहे हैं कि अगर 75 लीटर का बैग होगा तो उसमें सैंड कितनी होगी, जो 2 पार्ट है वो कितनी होगी।
तो 3:2:1 से ये बनता है। तो जब आपको किसी भी चीज़ की टोटल वॉल्यूम मालूम हो तो उसमें से कोई रेशो मालूम करना हो तो बहुत आसान है, इन सबको कैलकुलेट करें, ऐड करें। 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6 और टोटल वॉल्यूम को उससे डिवाइड कर दें। तो आंसर आया 12.5 पर रेशो। ठीक है, तो कितना रेशो है, ये कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 लीटर। पता चला कि इसमें क्या थी, 100 सेंट थी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कंपोस्ट इज सोल्ड इन 5 लीटर, 25 लीटर, 75 लीटर बैग्स, जो कि 2.9 और 27 डॉलर्स की है। शोइंग ये वर्किंग क्लियरली स्टेट विच बैग रिप्रेजेंट्स द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। बहुत आसान सवाल है, किसी भी एक फिगर को दूसरे से डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। 5 लीटर को अगर आप $2 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा $1 में कितना आ रहा है। 25 लीटर को 8.75 से डिवाइड करेंगे, पता चलेगा $1 में कितनी आ रही है। तो जिसका आंसर बड़ा होगा वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगी। बाज़ औक़ात बच्चे यूँ भी करते हैं कि $2 को 5 से डिवाइड कर दिया तो ये पता चलेगा कि 1 लीटर कितने डॉलर का आ रहा है। तो इसमें जितनी छोटी आंसर आएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो गिवन द सिचुएशन, ज़ाहिर है बड़े नंबर ऊपर रखें, छोटे नंबर नीचे रखें तो डिवाइड करना आसान रहता है। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक बैग जो है वो 5 लीटर वाला बैग 2.5 लीटर पर डॉलर, 25 लीटर वाला बैग 2.86 लीटर पर डॉलर दे रहा है, और $75 वाला 2.77 लीटर पर डॉलर दे रहा है। तो सबसे बेहतर वैल्यू फॉर मनी ये जिसमें ज़्यादा मिल रहा है $1 के अगेंस्ट। तो ये हमने वर्किंग भी शो कर दी। उसके बाद इसके पार्ट 3 में पूछ रहे हैं, यानी पार्ट क्वेश्चन बी में पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन जो है वो ये दिया हुआ है इन्होंने। डायग्राम शोज अ प्लांट पॉट। अच्छा आगे होगी, वो मैं खोल के देख लूँ पहले ज़रा। ओके, ये डायग्राम है, तो अब सवाल पीछे से पढ़ के फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। एक प्लांट पॉट है, द ओपन एंड ऑफ द पॉट इज अ सर्कल, द क्लोज एंड ऑफ द पॉट इज द सर्कल ऑफ रेडियस दिस, हाइट ऑफ द पॉट इज दिस, द प्लांट पॉट इज अ पार्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब कुछ तो डायग्राम में दिया हुआ होगा, क्वेश्चन आगे ही पूछेंगे तो हम उसको आगे ही देखते हैं। इसको बंद करते हैं। ओके, तो इसको भी पढ़े जाते हैं, ये भी खोल लेते हैं। ये है जी सारी सिचुएशन, जो पीछे जितना भी दिया हुआ था वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है। पूछ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द प्लांट पॉट और लीटर्स में जवाब दें। ओके, अब इसमें हम जाहिर है कि पहले पूरी कोन का वॉल्यूम मालूम करेंगे जो कि दिया हुआ है फार्मूला हमें। उसके बाद छोटी कोन का फार्मूला वॉल्यूम मालूम करेंगे। इन दोनों के वॉल्यूम्स को माइनस कर देंगे तो हमें जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मालूम हो जाएगा कि कितना वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कैलकुलेट कर लिया, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट इसका वॉल्यूम होता है। तो इसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए 1/3 बेस एरिया πr² था और हाइट 24 थी बड़ी कोन की, तो ये निकला 25136। और ये 1/3 पाई बेस एरिया निकालने के लिए πr² किया तो उसका जो रेडियस था 5 था, उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई किया 12 से, तो ये निकला। इन दोनों को माइनस किया तो ये इसका 2199.5 या 2200 कह लें सेंटीमीटर क्यूब, वो कि इतना ही ml के बराबर होता है। और ml को लीटर में करने के लिए आप 100,000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2.2 लीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज प्लांट पॉट्स कैन बी कम्प्लीटली फिल्ड फ्रॉम अ 75 लीटर बैग ऑफ कंपोस्ट। ये तो बहुत आसान है, आप निकाल सकते, कुछ भी नहीं करना है इसमें। 75 लीटर का बैग है, एक 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 पॉट में 2.2 आता है, तो 75 डिवाइड बाई 2.2 करें, आंसर 34.09 समथिंग आएगा। तो पूरे पूरे तो 34 ही भर सकेंगे, तो ये जवाब आ जाएगा। और पूछ रहे हैं स्मॉलर प्लांट पॉट इज ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू द ओरिजिनल प्लांट पॉट, तो ओपन एंड ऑफ दिस प्लांट पॉट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। तो अभी क्या सिमिलैरिटीज़ के हवाले से बात हो रही है, लेंथ का बता दिया, पूछेंगे क्या, वॉल्यूम का पूछेंगे तो डायरेक्ट क्यूब में निकलेगा जवाब। ये बात आप लोगों को अब रट गई होगी कि लेंथ सिमिलर होगी तो वॉल्यूम्स जो हैं लेंथ के क्यूब्स में जाके सिमिलर होंगे। तो अभी निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने सॉल्व कर लिया है, 10:5 है, तो जब वॉल्यूम में जाएगा तो क्यूब्स में हो जाएगा 10³/5 क्यूब। इसको जब हमें बड़े वाला पता है छोटा वाला मालूम करना है तो इसको इधर ले जाएंगे। बड़े वाले के वॉल्यूम में पता है तो 125/1000 और मल्टीप्लाई बाय बड़े वाले के वॉल्यूम में जो निकाला था हमने 2.2, तो हमें पता चल गया कि छोटे वाले का वॉल्यूम कितना है, 0.275।
टोटल कंपोस्ट अवेलेबल 75 लीटर थी, इसको 0.275 से डिवाइड किया तो पता चला 272.72 पॉट्स भरेंगे। तो ज़ाहिर है जो पूरे पूरे भरेंगे वही बताना है, तो आंसर 272 होगा इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है। यस, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अ फ्यूल टैंक इज अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर इन 1.8। ओके, सिलेंडर है टैंक है, इसमें फ्यूल होती है 25,000 लीटर्स इसमें आता है व्हेन फुल, गिवन दैट 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। ओके, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, गिव यू आंसर इन मीटर्स। अच्छा क्या है जी, ये समझ लें कि ऐसा टैंक है, ठीक है, इससे थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन में आसानी होगी। ऐसा टैंक है और इसमें 25,000 लीटर्स आते हैं और इसका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मीटर क्यूब्स में, और आंसर किस में चाहिए, मीटर्स में ही चाहिए। तो 1000 का मतलब है 1, तो 25 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, तभी 25,000 लीटर्स में आएंगे, क्योंकि 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब में आते हैं। और इसका डायमीटर जो है वो दिया हुआ है इन्होंने 1.8 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ। तो रेडियस कितना होगा, 0.9 मीटर होगा रेडियस। तो हमें वॉल्यूम पता है, हमें रेडियस पता है, पाई पता है, क्या नहीं पता, हमें नहीं पता तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर नहीं पता। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सरफेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर इनटू एल, और आर हमें पता है 0.9 है, तो वॉल्यूम भी हमें पता है 25 इज इक्वल्स टू 3.142 इंटू 0.9 का स्क्वायर इंटू एल। ये जो भी मालूम होगा इससे इसको डिवाइड कर देंगे, लेंथ पता चल जाएगी। मैं करके बता, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया आपके लिए, वॉल्यूम पता था, ये सब पता था, इसको हमने सॉल्व किया तो 9.82 मीटर हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, फिर क्या पूछ रहे हैं, आगे पूछ रहे हैं पार्ट 2 में, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लें ज़रा, हम बहुत ज़्यादा मैसी हो गया। पार्ट 2 में पूछ रहे हैं कि डायग्राम शो द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिलेंडर, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और सेंटर जी ओ है कंटेनिंग सम फ्यूल, इसमें फ्यूल मौजूद है। सी डी इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड इज़ द लेवल ऑफ द फ्यूल इन द सिलेंडर। ओके, ए बी इज़ द वर्टिकल डायमीटर एंड इंटरसेक्ट सी डी एट ई, सी डी को ई पे इंटरसेक्ट करता है। गिवन दैट ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, ओ बी, ओके, ये रहा ओ, ये रहा बी, और ये इसके मिड पॉइंट पे है, यानी क्वार्टर हो गया। और शो दैट ई ओ डी इज 60, ई ओ डी, ई कहाँ है, ये रहा, ओ कहाँ है, ये रहा डी, ये रहा 60। तो ये मालूम करना चाहते हैं कि ये एंगल जो है ये 60 है, ठीक है, तो जाहिर है ये वर्टिकल है तो ये 90 होगा, तो अब ये 30 प्रूफ कर देंगे, अगर आप तो 60 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट बी सी डी, बी सी डी, ओके, तो ये सेगमेंट जो है इसका एरिया मालूम करना है। तीसरा पार्ट क्या है, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल इन द सिलेंडर, ये मालूम करना है। नंबर ऑफ लीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इमेजिन करना पड़ेगा आप इससे कि ये फ्यूल टैंक है, ठीक है, और इसमें इस तरह से फ्यूल भरी हुई है, इतनी इतनी, ठीक है, तो इस तरह से कुछ थोड़ा आपको इमेजिन करने में आसानी होगी। ये फ्यूल का लेवल इतना है, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग फॉर पार्ट ए। देखें, सबसे पहले तो मैंने इस सिचुएशन की डायग्राम जो है वो यहाँ बनाई है, ठीक है, ओ बी सी डी की, और हम ये दिखा रहे हैं कि ये ओ, ये ई पॉइंट है ना, तो ओ ई बराबर है ई बी के, ये सवाल में गिवन है। गिवन कैसे गिवन है, ये देखें, ये लिखा हुआ है कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, ओ बी का मिड पॉइंट ई है, इसका मतलब है ओ ई और ई बी दोनों बराबर हैं। और हमें ये पता सॉरी एक्सक्यूज़ मी, हमें ये पता है कि ए बी और सी डी,
ये देखिए ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल डायमीटर है ए बी, और ए बी और सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये कैसे मालूम है? क्योंकि ए बी जो है वो डायमीटर है और सी डी जो है वो एक कॉर्ड है जो कि इसके हॉरिजॉन्टल कॉर्ड बनी हुई है। क्योंकि लेवल है ये, तो ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होगी, तो ये परपेंडिकुलर होंगे। तो जब परपेंडिकुलर ये होंगे तो ये भी परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के साथ। ये सब इतना क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि इससे हम रोम्बस साबित करना चाहते हैं। जब जब दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों और एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को हाफ में काट रहा हो, तो फिर जो अगर फोर साइडेड शेप होगा तो वो शेप कहलाएगा रोम्बस। तो ये रोम्बस डिफाइन हो गया पहले। तो रोम्बस के डिफाइन होने की वजह से कुछ हम मज़ीद आगे काम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। जब ये रोम्बस हो गया तो इसका मतलब है कि ये और ये भी बराबर हो गए आपस में। तो सी ई जो है वो ई डी के बराबर हो गया एज रोम्बस है ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? इसी वजह से ये एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो गए, इक्वल हो गए। एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, ठीक है। थोड़ा सा आप याद करें रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को। अच्छा, फिर अगर ये चलें, खैर काइट के हवाले से कुछ बता रहा था लेकिन फिर ये आउट ऑफ द वे हो जाएगा यहाँ पे, वो आपको याद वैसे ही होना चाहिए था। खैर आगे चलें। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे क्योंकि रोम्बस है, और ये हमने प्रूव कर दिया कि रोम्बस है और ये दोनों बराबर हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अब हम निकालते हैं वो एंगल जो हमें चाहिए था। अच्छा, अब इसमें एक मसला ये है कि ये जो सवाल है इससे बहुत ज़्यादा आसानी से हो सकता है अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से करें, इस पार्ट को। तो जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की हुई, कोशिश मैं करता हूँ कि हर सेक्शन में सिर्फ उसी सेक्शन से रेलेवेंट जो स्किल्स हैं उनको यूज़ करूँ। तो लेकिन यहाँ पे इसको बड़ा इलॉजिकल लग रहा है कि इसके अलावा किसी तरह से यूज़ किया जाए। तो मैं दोबारा से डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि दिस इज़ ओ ई एंड बी, और ये रहा सी और डी, ठीक है। और ये रहा हमारा वो ट्राइंगल जैसे कि ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हमें पता है कि ये 90 है। अच्छा, हमें इसकी मज़ीद कुछ लेंथ्स भी पता हैं, कुछ लंबाइयाँ पता हैं जो उन्होंने दी हुई हैं। ये 0.9 दी हुई है, 0.9। 90 डिग्री के ट्राइंगल में ऑटोमेटिकली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री एक्टिवेट हो जाती है और हम उसके एंगल्स निकाल सकते हैं अगर हमें कोई लेंथ पता हो। तो जैसे इसमें हमें हाइपोटेनियस पता है और हमें ये भी पता है। ये कैसे पता है? बिकॉज द डायमीटर इज़ 9 और ये आधा है रेडियस। डायमीटर इज़ 1.8, तो रेडियस इज़ 0.9। जब रेडियस इज़ 0.9 और ये लाइन यहाँ बीच में आधे कट रही है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज़ इक्वल्स, तो 0.9 को दो बराबर से काटें तो ये 0.45 बन जाती है। तो दिस इज 0.45। तो जब आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मौजूद हो तो आप उससे एंगल निकाल सकते हैं, रेलिवेंट एंगल। तो हम उससे ये एंगल निकाल लें तो हम जिस ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोपोर्शन में आ सकता है वो है साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेंजेंट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको हम बेस बना लें और इसको हाइपोटेनियस बना लें तो भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी कुड यूज़ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की भी है उनको ये समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं की भी वो इसको थोड़ा सा सब्र करके गुजार लें। जब वो ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी। 0.45 अपॉन 0.9 which is equals to theta cos inverse 1/2 which is equals to 60 डिग्री।
तो ये हमने डायरेक्टली प्रूफ कर दिया कि ये 60 डिग्री है। EOD यही पूछा था इन्होंने हमसे। और इसका नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट BCD का एरिया मालूम करना है, विच इज़ BCD, ये सेगमेंट जो निकल के आया है सर्कुलर सेगमेंट। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं। थोड़ी सी हम सफाई कर लेते हैं, इसको गायब करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो एक्चुअली हम क्या करने जा रहे हैं, अगर आप ये देखिए कि ये इसका सेंटर है और हम पहले अगर ये पूरा एरिया मालूम कर लें तो ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये 120 हो जाएगा। अब पूरे सर्कल का एरिया मालूम कर लें πr² से, उसको मल्टीप्लाई कर दें 120 से, डिवाइड कर दें 360 से, तो हमें इस पूरे एरिया का मालूम हो जाएगा, इस पूरे सेक्टर का मालूम हो जाएगा एरिया। जब इस पूरे सेक्टर का एरिया मालूम हो जाएगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया। ये ट्रायंगल जो हमने अभी निकाला है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे। और इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? अच्छा, आप चाहें तो इसको यूँ भी कर सकते हैं कि ये 60 डिग्री है, इसका निकाल लें अलग पहले एरिया, उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस कर दें, और ये दोनों चूँकि बिल्कुल सेम है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो वट एवर सूट्स यू। मैं तो इसको ऐसे ही कर रहा हूँ कि पूरे को मालूम कर रहा हूँ जो मैंने आपको लिखा। तो दिस इज़ 3.142 इंटू रेडियस इज 0.9 इंटू 0.9 इंटू 120 अपॉन 360। लेट मी कैलकुलेट एंड गेट बैक। ठीक है, तो ये तो हमें मालूम हो गया कि ये पूरे सेक्टर का एरिया है। कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया। अब इसमें से ट्रायंगल का एरिया जो मालूम करेंगे वो भी हमें साइन थीटा से यूज़ करके मालूम करना पड़ेगा। वो क्यों मालूम करना पड़ेगा? अगर आप इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका जो एरिया होगा वो इसका भी एरिया होगा, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। हमें उसका खाली हाइपोटेनियस पता है, ठीक है, और हमें उसका परपेंडिकुलर पता है, या बेस कह लें। हमें ये दोनों नहीं पता जो कि एरिया मालूम करने के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही एरिया मालूम करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमने इस ट्रायंगल का जो हमने निकाला बेस हमने लिया था 0.45, तो परपेंडिकुलर को माना था, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या किया हमने, साइन थीटा यूज़ किया। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को इधर ले गए, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन 60 इंटू हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 0.9 है। तो बेस हमें पता था, ट्रायंगल का एरिया निकलता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर के लिए हमने ये यूज़ किया साइन 60 इंटू 0.9। दिस ऑल गिव्स अस द आंसर ऑफ 0.17537, और ये माइनस कर देंगे अगर हम इसमें से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज़ माइनस, अच्छा ये एक साइड का है, सॉरी, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 साइड का मिल जाएगा, तो 2 इंटू 1.17537 इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर आया 0.4976। लेट मी चेक, जी ये ठीक आ रहा है। ठीक है, तो हमने एरिया भी मालूम कर लिया। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ लीटर ऑफ फ्यूल इन द सिलेंडर, ये लास्ट पार्ट रह गया। अच्छा जी, आखिर में हमसे कह रहे हैं कि कितना फ्यूल आता है इस सिलेंडर में। अब सिलेंडर की मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी। ये हमारा ऑयल टैंकर था, जिसमें कि हमारे पास ये फ्यूल मौजूद है। ठीक है, अब ये एक ही लेवल अपना मेंटेन किया हुआ होगा, तो गौर कीजिए कि ये इस तरह का एक बन गया हमारे पास पिरामिड, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रॉस सेक्शन का एरिया आपको मालूम है, उसको अगर आप इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा इसका वॉल्यूम। क्रॉस सेक्शन का एरिया ये रहा, अभी निकाला है, और जो इसकी लेंथ है वो है 9.82, हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका जवाब मिल जाएगा।
into 9.82 which is equals to 4.886 या 4.89। ठीक है, तो ये हमारा जवाब कंप्लीट हो। अच्छा, इसको लीटर में तो हमने कन्वर्ट किया नहीं, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2000 कर दें, तो ये 4886 था। यस पॉइंट, क्योंकि मैंने तो पूरा ही लिया ही नहीं था, 4.886 लिया था, आंसर आया था 4.88643। तो चाहें तो आप इसको 432 आगे लगा दें जो इसके डेसिमल प्लेसेस से, नहीं भी लगाएंगे तो जवाब ऐसे ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं आपसे, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर दिया हुआ है, डिफरेंट फ्यूल टैंक कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ डायमीटर दिस एंड हेमिस्फीयर ऑफ दिस, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 10 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ओके, ये कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं आपको भी। अच्छा जी, देखिए अभी आपको बता रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये दी हुई है, फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है, एक डिफरेंट टैंक है जिसका के डायमीटर 1.5 है, यानी रेडियस जो है वो 0.75 होगा सिलेंडर का। ठीक है, तो ये 0.75 रेडियस है इसका हाफ, और हेमिस्फेयर की डायमीटर भी 1.5 है, सेम बात हो गई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो इस हेमिस्फेयर के वॉल्यूम से 10 टाइम्स ज़्यादा है। अब लेंथ ऑफ द सिलेंडर मालूम कीजिए, दिस इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर एल। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 इंटू 3.142 इंटू आर कितना है, आर इज 0.75 क्यूब एंड दिस डिवाइड बाय 2, क्योंकि हेमिस्फेयर है, स्फेयर नहीं है, तो 4/3 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो वो 2/3 रह जाता है, तो इसको यहीं 2/3 कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, और बता रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 10 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर के, 10 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है वो भी निकालना आसान है, वो है पाई आर स्क्वायर इंटू जो इसकी लेंथ है, तो ये बराबर होगा इसके। अब चाहें तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले मैं सॉल्व करके वापस आता हूँ आपके। ठीक है जी, तो ये कैलकुलेट कर लिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर और उसको 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया तो ये निकला, दिस वॉज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है, विच इज़ पाई आर स्क्वायर इंटू एल। एल हमें मालूम नहीं है, पाई आर स्क्वायर हम निकाल सकते हैं 3.142 इंटू 0.75 का स्क्वायर करके, ये भी 75 है। तो ये जो आंसर निकला ये निकला, तो इसको जब हम यहाँ से यहाँ ले गए दूसरी तरफ तो इसने डिवाइड कर दिया, 8.836 को जो आंसर आया वो 4.999 या समझ लें कि 5 आया, तो 5 मीटर इसका आंसर हो गया। ये हमारा पूरा जो टॉपिक था हमारा कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, आपने इसके एग्ज़ाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टेस्ट के लिए तैयार होंगे। दीज वर दी हार्डेस्ट क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्री। तो अब इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल आपको नहीं मिलेंगे, तो अगर आपकी इसकी तैयारी हो जाती है, आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप काफ़ी हद तक जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।